नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक। महंगाई समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार सरकार। वित्त मंत्री ने जीएसटी बिल में बदलाव पर कांग्रेस के साथ बातचीत का रखा प्रस्ताव। सुझावों पर विचार की सलाह। कांग्रेस ने कहा चिंताएं वाजिब। लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी को झटका। रतलाम झाबुआ सीट पर कांग्रेस की शानदार जीत। टीआरएस का वारंगल पर कब्जा। विधानसभा की 5 में से 3 सीटों पर बीजेपी का पर्चा। तुर्की में मार गिराए गए रूसी लड़ाकू विमान पर तकरार तेज। तुर्की के बचाव में खुलकर आया अमेरिका। नाटो ने किया कार्रवाई का समर्थन। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच नागपुर में आज से तीसरा टेस्ट। 4 टेस्ट मैच की सीरीज में 1-0 से आगे है टीम इंडिया। और अब खबरें विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू सुबह 11 बजे सभी दलों के नेताओं से मिलने वाले हैं। इनमें सत्र के एजेंडे पर चर्चा होनी है। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास पर बीजेपी संसदीय दल और एनडीए के घटक दलों की बैठक होगी। शाम में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पीटीआई के मुताबिक संसद में इस वक्त 38 विधेयक लंबित है। इनमें जीएसटी जैसा अहम बिल भी शामिल है। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है और इससे पहले मंगलवार को शीर्ष केंद्रीय मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें सत्र के एजेंडे और रणनीति पर चर्चा हुई। Parliament and will be taking all the parties into confidence, take their suggestions also if any, and the government always said we are willing to walk an extra mile to accommodate the views of the opposition. But the political parties must all work together in strengthening democracy, in strengthening the parliament by allowing the parliament to discuss, debate and decide. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी बिल में बदलाव पर कांग्रेस के साथ बातचीत का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने मुख्य विपक्षी दल को सुझाव पर विचार की सलाह भी दी, क्योंकि ये देश के हित में नहीं है। उद्योग संगठन एसोचैम के कार्यक्रम में कल उन्होंने कहा कि आर्थिक सुधारों का समर्थन करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। गुरुवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में जीएसटी बिल पारित कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है। सरकार इसे अगले साल 1 अप्रैल से पूरे देश में लागू करना चाहती है। और इस बीच कांग्रेस ने कहा है कि जीएसटी पर उसकी चिंताएं वाजिब हैं। I think they'll probably have to revisit some of these suggestions. I have no difficulty in discussing with them, but the suggestions must never lead to a GST with a flawed architecture. Because a GST with a flawed architecture can actually damage the system much more than it can benefit. अभी तक कोई इनके पास कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं है, सही तस्वीर कि कितना होगा। भारत का जीएसटी सेंट्रल जीएसटी है, स्टेट जीएसटी है, वो कितना बनेगा कुल मिलाकर, इस पे अभी कोई स्पष्टीकरण सरकार के पास नहीं है। काफी काम बाकी है इनको करने को। संसद का शीतकालीन सत्र गुरुवार से शुरू हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस समेत विपक्ष अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटा है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस असहिष्णुता समेत कई मसलों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। आर्थिक सुधारों से जुड़े जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक पर भी कांग्रेस के रुख में कोई बदलाव नहीं दिख रहा। शीतकालीन सत्र के सुचारू संचालन के लिए सरकार ने बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। गुरुवार से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में सरकार के लिए राह आसान नहीं होगी। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित विपक्ष मुखर नजर आ रहा है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस कई मसलों पर सरकार को घेरने की जुगत में है। इनमें असहिष्णुता का मुद्दा सर्वोपरि है। ऑलरेडी हम नोटिस दे दिए हैं और इंटॉलरेंस के बारे में डिस्कशन करने के बारे में, और वो रूल 193 के तहत शायद एडमिट हो जाएगा और हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। दूसरे पार्टी के लोग भी चाहते हैं कि इसके ऊपर बहस हो।
कांग्रेस किसानों से जुड़े मुद्दों के अलावा बढ़ती महंगाई को लेकर भी सरकार पर हमले की तैयारी में है। आर्थिक सुधार से जुड़े जीएसटी के मसले पर भी सरकार की राह आसान नहीं होगी। हर विषय पे बात करनी पड़ेगी, ये हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। संसद कोई रबड़ की मोहर नहीं है कि सरकार बिल लाए और विपक्ष उस पर मोहर लगाए। 5 साल तक बीजेपी ने विरोध किया, इंश्योरेंस बिल का विरोध किया, बांग्लादेश के साथ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट का विरोध किया। वो सही माने में दलगत राजनीति थी। शीतकालीन सत्र के सुचारू संचालन के लिए सरकार ने बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे और व्यापम जैसे मसलों पर सरकार और विपक्ष की तनातनी से मॉनसून सत्र की कार्यवाही में खासा अवरोध देखा गया था। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया और सिंगापुर के दौरे के बाद भारत लौट आए हैं। प्रधानमंत्री ने कल सिंगापुर में कहा कि भारत निवेश का बड़ा केंद्र बन चुका है। उन्होंने सिंगापुर के कारोबारियों को भारत में बड़े पैमाने पर निवेश का न्योता दिया, साथ ही आर्थिक सुधार के एजेंडे को आगे बढ़ाने का भरोसा भी जताया। सिंगापुर दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निवेशकों को भारत में बड़े पैमाने पर निवेश करने का न्योता दिया। प्रधानमंत्री ने सिंगापुर के जाने माने 15 निवेशकों से मुलाकात की। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने भारत सिंगापुर इकोनॉमिक कन्वेंशन को संबोधित किया। उन्होंने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए सिंगापुर को महत्वपूर्ण साझेदार बताया। We regard Singapore as an essential ally in the implementation of our Look and Act East policy. I am fully aware of the important role Singapore has played in the implementation of this policy. I look forward to working with Singapore in a bigger way. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया में निवेश का बड़ा केंद्र बन चुका है। एनडीए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग भविष्य की उम्मीद है। इस मौके पर उन्होंने निवेशकों को पारदर्शी कर व्यवस्था देने का भी भरोसा जताया। No one place on earth can offer the customer base on such a massive scale. प्रधानमंत्री का मानना है कि भारत आर्थिक बदलाव की ओर बढ़ते हुए दुनिया की सबसे खुली अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री ने सिंगापुर की कंपनियों को भारत की सरकारी कंपनियों की विनिवेश प्रक्रिया में शामिल होने को कहा। उन्होंने 2016 से जीएसटी के लागू होने की भी उम्मीद जताई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रिश्तों को नया आयाम देते हुए भारत और सिंगापुर अब सामरिक साझेदार बनेंगे। इसके लिए दोनों देशों के बीच कल रक्षा, साइबर सुरक्षा और नागरिक उड्डयन समेत 10 समझौते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सुन लूंग की मौजूदगी में ये करार हुए। मोदी ने सिंगापुर को भारत में 20 स्मार्ट शहर विकसित करने का न्योता दिया है और इसके अलावा भारत ने सिंगापुर से ब्रिटेन की तर्ज पर रूपी बॉन्ड को भी मान्यता देने की अपील की है। भारत और सिंगापुर ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक भागीदारी में तब्दील करने का फैसला किया है। सिंगापुर दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। नरेंद्र मोदी ने अपने समकक्ष ली सुन लूंग से मुलाकात की। इसके अलावा मोदी सिंगापुर के राष्ट्रपति टोनी तान केंग से भी मिले। दोनों पक्षों ने 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें रणनीतिक भागीदारी पर दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच साझा घोषणा पत्र भी शामिल था। The political defense and security cooperation and economic and financial cooperation, which lists the scaling of trade and investment, speeding up of air and maritime connectivity and coastal development. दोनों देश राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा सहयोग से लेकर आर्थिक, सांस्कृतिक और जनता के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर राजी हुए। सबसे खास रहा रक्षा सहयोग संधि। इसके तहत रक्षा मंत्रियों के स्तर पर वार्ता, सेनाओं के बीच साझा अभ्यास, रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग किया जाएगा। दोनों देशों के बीच शहरी विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को लेकर भी समझौते हुए। India came up for discussion, so therefore joint production was discussed, and to take this forward, we would be working in the context of the renewed and enhanced defense cooperation agreement, and that was signed today.
and talking about possible areas of cooperation in terms of joint production. दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने भारत के राष्ट्रपति भवन और सिंगापुर के राष्ट्रपति आवास का स्मारक टिकट भी जारी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोकसभा की 2 और विधानसभा की 5 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए। मध्य प्रदेश की रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और इस सीट पर पहले बीजेपी का कब्जा था, तो वहीं तेलंगाना की वारंगल लोकसभा सीट पर टीआरएस ने कब्जा बरकरार रखा है। विधानसभा की 5 सीटों में से 3 सीटें बीजेपी को हासिल हुई हैं। मणिपुर में बीजेपी ने दोनों विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की है, जबकि मिजोरम में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश में रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। इस सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी बीजेपी की निर्मला दिलीप सिंह भूरिया को 88,000 से ज्यादा मतों से शिकस्त दी है। ये सीट बीजेपी नेता दिलीप सिंह भूरिया के देहांत के बाद खाली हुई थी। जनता अपना हक दोबारा आजमा रही है और दोबारा भाजपा को अपना आईना दिखाने का काम कर रही है और ये जीत झाबुआ में जनता की जीत है, कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं की जीत है और स्वयं हमारे प्रत्याशी और हमारी पूरी टीम की जीत है। अभी हम चुनाव में जीत का संकल्प लेके उतरे थे, लेकिन इस उपचुनाव में वहां के आदिवासी मतदाताओं तक फलिए तक हम ये बात पहुंचाने में सफल नहीं हुए और विकास के काम वहां तक पहुंचाने में उनका विश्वास जीतने में हमारी रणनीतिगत कुछ कमी रह गई। वहीं तेलंगाना की वारंगल सीट पर टीआरएस ने कब्जा बरकरार रखा है। यहां टीआरएस प्रत्याशी दयाकर पसनूरी ने कांग्रेस के सर्वे सत्यनारायण को 4.5 लाख से ज्यादा मतों से शिकस्त दी है। विधानसभा की 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 3 सीटों पर कब्जा किया है। मध्य प्रदेश की देवास विधानसभा सीट पर बीजेपी की गायत्री राजे ने कांग्रेस के जयप्रकाश शास्त्री को 30,000 वोटों से हराया। वहीं मणिपुर विधानसभा की 2 सीटों थोंगजू और थांगमीबांध पर बीजेपी खाता खोलने में कामयाब रही। थांगमीबांध सीट पर बीजेपी के जवाई किशन सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी ज्योतिन वाइखोम को मात दी। वहीं थोंगजू सीट पर बीजेपी के विजित सिंह ने कांग्रेस के विजय कोइजाम को पराजित किया। इन सीटों पर पहले कांग्रेस का कब्जा था। वहीं मिजोरम में कांग्रेस नेता ललथन जारा ने एजल उत्तर विधानसभा सीट के उपचुनाव में शानदार जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री ललथन हवला के छोटे भाई ललथन जारा ने अपने प्रतिद्वंद्वी मिजो नेशनल फ्रंट के उम्मीदवार वानलाल वेना को मात दी। वहीं मेघालय की नोनगस्तान विधानसभा सीट पर मुख्य विपक्षी दल हिल स्टेट डेमोक्रेसी पार्टी ने कब्जा बरकरार रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अभिनेता आमिर खान के बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस पर प्रतिक्रिया दे रही है। बीजेपी जहां बयान की निंदा कर रही है तो वहीं कांग्रेस आमिर खान के साथ खड़ी है। उधर मुंबई में आमिर खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। असहिष्णुता पर आमिर खान के बयान के बाद राजनीतिक पार्टियां कड़ी प्रतिक्रिया दे रही हैं। केंद्र सरकार ने आमिर खान के बयान की निंदा की है। To just make a blatant statement that during NDA rule under the Prime Ministership of Narendra Modi, the country has become intolerant. This is not a proper kind of putting forward the issues before the country. It unnecessarily tarnishes the image of the country. उधर कांग्रेस आमिर खान के साथ खड़ी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि सरकार को इस बात पर गंभीरता से सोचना चाहिए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार को इसके पीछे की वजहों का पता लगाना चाहिए। अगर कोई आदमी अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है कि जब उसको इनसिक्योरिटी महसूस होती है तो वो जब कहता है तो उसके पीछे क्या राज है, क्यों ऐसा कह रहा है, इसके लिए वो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इसके बारे में वो सोचना चाहिए। बजाय तुम ऐसी बात किए तुम गांव के बाहर जाइए या दुनिया छोड़ के जाइए। हालांकि बॉलीवुड आमिर खान के समर्थन में नहीं है। बॉलीवुड का कहना है कि आमिर खान का बयान गैर जिम्मेदाराना है। इंडिया आई थिंक इज द मोस्ट टॉलरेंट कंट्री। अगर आपकी जो इंसिडेंट्स आप मेजर करें तो आई थिंक इज ऑलमोस्ट लाइक जीरो व्हाट्स हैपनिंग। सो आई थिंक उतना स्टेबिलिटी होने के बाद भी अगर कोई किसी ने कहा कि
हम इंडिया छोड़ के बाहर जाना चाहिए. So I feel it sends a very wrong signal and a wrong image about India. आमिर खान ने एक सम्मान समारोह में कहा था कि देश के माहौल को देखते हुए उनकी पत्नी ने देश छोड़ने की बात कही थी. उनके बयान को लेकर हो रहे विरोध को देखते हुए मुंबई में आमिर खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी. ओआरओपी मसले पर पूर्व सैनिकों ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से कल मुलाकात की. मुलाकात के दौरान नोटिफिकेशन पर बात हुई. पूर्व सैनिकों ने उन शर्तों पर चर्चा की जिन्हें वो सरकार के नोटिफिकेशन से जोड़ना चाहते हैं. मुलाकात के बाद पूर्व सैनिकों ने कहा है कि वित्त मंत्री से मुलाकात के बाद वो काफी संतुष्ट हैं. नोटिफिकेशन के अंदर जो मुद्दे हमने दिए हैं 6-7 मुद्दे, तो वो सरकार अपने लेवल पे ही क्यों नहीं इसको सॉल्व कर देती है. और हमें जान के मतलब ये अच्छा लगा जब उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं इसके ऊपर अब पूरे डिटेल में विस्तार से इसको चेक करते देखेंगे. और पॉजिटिव एटीट्यूड हमें लगा. तो इसीलिए जो आज हम पूरा डेलीगेशन मीटिंग करने गया था, हमें इस बात की खुशी है. और बीजेपी विधायक ओपी शर्मा को विधानसभा सत्र से 2 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है. ओपी शर्मा पर आम आदमी पार्टी के विधायक अलका लांबा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है. सत्र के दौरान कल दोनों नेताओं में रैन बसेरा मामले में तीखी नोकझोंक हुई. उधर बीजेपी का आरोप है कि अलका लांबा ने ओपी शर्मा पर टिप्पणी की, जिसके बाद दोनों में जमकर बहस हुई. आम आदमी पार्टी ओपी शर्मा पर कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है. पार्टी का कहना है कि शर्मा अपने बर्ताव के लिए सदन से माफी मांगनी होगी और इस पूरे मामले को अनुशासन समिति को भेजना चाहिए. हमारा इतना कहना है. यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए. भारत का 46वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 90 देशों से 290 फिल्में, 38 देशों के 7,000 डेलीगेट्स. चलिए फिल्मों के महासंगम में हमारे साथ. सीधे गोवा से फिल्म फेस्टिवल का हाल. 30 नवंबर तक हर रोज सिर्फ राज्यसभा टीवी पर. Who should be in power is left to be determined by the people. I want all minorities to have an honorable place in the Union of India. Declaration was that zamindari would be abolished, for which fair compensation would be paid. There is no dispute whatsoever that the executive should be separated from the judiciary. The protagonists of Hindi, in their enthusiasm, have gone too far. Greatest danger in the future may not be that the center will interfere too much, but that the units may resent the guidance of the center. The future constitution of India would be a pyramidal structure based on the village panchayats. I move that the constitution be passed. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद. भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने कल से उच्च स्तरीय टीम तमिलनाडु और पौंडीचेरी का दौरा करेगी. इसमें गृह, कृषि और ऊर्जा मंत्रालय के अलावा केंद्रीय जल आयोग के अधिकारी होंगे. टीम तमिलनाडु के चेन्नई, तिरुवल्लुवर, कांचीपुरम और कुंडलूर जाकर नुकसान का जायजा लेगी. तमिलनाडु में टीम 2 दिन तक रहेगी. तमिलनाडु में अब तक 169 लोग जान गंवा चुके हैं. केंद्र ने तमिलनाडु में राहत और पुनर्वास के लिए 939 करोड़ रुपए जारी किए हैं. मुख्यमंत्री जयललिता ने केंद्र से करीब 8,500 करोड़ रुपए मांगे हैं. केंद्रीय टीम बाद में आंध्र प्रदेश का दौरा भी करेगी. आंध्र प्रदेश को केंद्र की तरफ से 700 करोड़ रुपए दिए गए हैं और इससे पहले राज्य को 330 करोड़ रुपए मिले थे. अमेरिका ने रूसी सैन्य विमान को गिराए जाने के मामले में तुर्की का बचाव किया है. वाशिंगटन में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि तुर्की को अपने हवाई क्षेत्र की सुरक्षा का अधिकार है. ओबामा ने कहा कि यह घटना रूस की सीरिया में चलाए जा रहे हवाई अभियान से जुड़ी समस्या को सामने लाती है. साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि अगर रूस
सीरियाई विद्रोहियों को निशाना बनाने की बजाय इस्लामिक स्टेट से लड़ाई पर ध्यान लगाए तो टकराव या फिर गलतियों की संभावना कम रहेगी। और इसी बीच नाटो ने भी तुर्की का समर्थन किया है और इसी मामले पर ब्रसेल्स में आपात बैठक के बाद नाटो प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने बातचीत से रास्ता निकालने और तनाव कम करने की अपील की है। Turkey, like every country, has a right to defend its territory and its airspace. And if Russia is directing its energies towards Daesh and ISIL, some of those conflicts or potentials for mistakes or escalation are less likely to occur. We stand in solidarity with Turkey and support the territorial integrity of our NATO ally, Turkey. और इससे पहले रूसी लड़ाकू विमान मार गिराने से नाराज रूस ने तुर्की को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसका असर रूस और तुर्की के संबंधों पर पड़ सकता है। रूस ने तुर्की के उस आरोपों को खारिज कर दिया है कि विमान ने वायु सीमा का उल्लंघन किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वो रूसी विमान के गिराए जाने की परिस्थितियों पर गौर कर रहे हैं। तुर्की ने रूस पर तुर्की विमान क्षेत्र का उल्लंघन का आरोप लगाया था। तुर्की ने यह दावा किया कि F-16 ने रूसी विमान पर तब फायरिंग की जब उसने कई चेतावनियों की अनदेखी की और इस हादसे में जहां एक पायलट की मौत हुई है तो वहीं दूसरे पायलट का कोई सुराग अब तक नहीं मिल सका है। और उत्तरी फ्रांस के शहर रूबे का बंधक संकट जो है वो खत्म हो गया है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि पुलिस कार्रवाई में बंधक बनाने वाले एक व्यक्ति की मौत हो गई है। हालांकि अधिकारियों ने यह साफ किया है कि इस घटना का पेरिस हमलों से कोई संबंध नहीं है। यह भी बताया गया है कि सभी बंधक सुरक्षित हैं और पुलिस ने कम से कम एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी यह पता नहीं चल पाया है कि कितने लोगों को बंधक बनाया गया था। ट्यूनीशियाई राष्ट्रपति की गार्ड की बस पर राजधानी ट्यूनिस में हुए बम हमले में कम से कम 12 लोग मारे गए जबकि 16 जख्मी हो गए, जिसके बाद राष्ट्रपति बेजी एसिसी ने पूरे देश में 30 दिन के लिए आपातकाल लगाने की घोषणा कर दी है। राजधानी में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। अब तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। ट्यूनीशिया की सरकार का कहना है कि जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त बस अपदस्थ राष्ट्रपति जीन अल अब्दीन बेन अली की पार्टी के पूर्व मुख्यालय के पास थी और शहर में भारी बारिश की वजह से सड़कें पहले से ही बंद थी। ट्यूनीशिया आईएस के निशाने पर रहा है और इसी साल जून में भी एक बंदूकधारी ने यहां हमला किया जिसमें 38 लोग मारे गए थे। और नेपाल में भारत के राजदूत रंजीत राय ने नेपाल में जारी संकट के जल्द खत्म होने की उम्मीद जताई है। उन्होंने सरकार और आंदोलनकारी मधेशी नेताओं के बीच बातचीत के सफल होने की बात कही। राजधानी काठमांडू में भारत नेपाल रिश्तों में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। इधर सरकार मधेशी आंदोलनकारियों की मांगों के मुताबिक अब संविधान में बदलाव को तैयार है। सत्ताधारी यूसीपीएल माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल और मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के नेताओं की बैठक में इसको लेकर सहमति बनी। इसके मुताबिक नए संविधान में बदलाव के लिए संसद में विधेयक लाया जाएगा। और इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने मधेशी समुदाय की ओर से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन पर बढ़ती हिंसक कार्रवाई की स्वतंत्र जांच कराने की बात कही है। तो आपको बता दें कि नेपाल में भारत के राजदूत रंजीत राय ने नेपाल में जारी संकट के जल्द खत्म होने की उम्मीद जताई है, क्योंकि सरकार और आंदोलनकारी मधेशी नेताओं के बीच बातचीत के सफल होने की बात उन्होंने कही है। और भारत नेपाल रिश्तों पर आयोजित एक जो कार्यक्रम हुआ था उसे संबोधित करते हुए उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। और नेपाल की सरकार ने भी कहा है कि मधेशियों से बातचीत करके संविधान के तहत कुछ बदलाव किया जाएगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच नागपुर में आज से तीसरा टेस्ट खेला जाएगा। बेंगलुरु में दूसरा टेस्ट बारिश से धुलने के बाद 4 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है। कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया नागपुर टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को हराकर सीरीज अपने नाम करने के इरादे से उतरेगी।
और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्तर प्रदेश के भदोही में बनी कालीन और कन्नौज के इत्र लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। बड़ी तादाद में लोगों के स्टॉल पर जमावड़े से दुकानदार भी खुश हैं। पेश है एक रिपोर्ट। भदोही में बने कालीन देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी लोकप्रिय हैं। इस बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भदोही में बने कालीन के स्टॉल्स पर लोगों का जमावड़ा लगा है। लोगों के बीच पर्शियन, एम्बोश और सिल्क कालीन की खास मांग है। मुझे ट्रेडिशनल कालीन बहुत पसंद है, कालीन भदोही का खास करके, तो इसलिए यहाँ हूँ मैं। काफी अच्छी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिली हैं, जैसे कालीन वालीन है और कपड़ों का काफी लेकर के करा गया है और खाने पीने की काफी चीजों के बारे में यहाँ पैक्ड आइटम्स अवेलेबल हैं, जिसको देख करके काफी अच्छा लग रहा है। वहीं कन्नौज का इत्र भी इस बार मेले में अपनी खुशबू बिखेर रहा है। कन्नौज का लोटस, बेला, मस्क, रजनीगंधा और रूह खस की खुशबू लोगों को खूब भा रही है। कन्नौज इत्र के बारे में बहुत सुना था, हैदराबाद से भी इधर से भी लेकर के आते रहे, मगर कन्नौज का नाम पाया, आज यहाँ आए तो ये मिला तो हमने ये 4-5 फ्लेवर लिए हैं। इसमें बहुत तेज गंध वाला काला बहुत है और बेला है जो पार्टी वियर के अंदर में ज्यादा काम आता है, और लाइट भी है जिसके अंदर में खसखस और दिन में भी काम पहन सकते हैं। जेंट्स में भी लेडीज में भी बड़ी अच्छी इनकी क्वालिटी पाई गई है। इत्र में एक्चुअली एसेंस जो है बहुत प्योर होता है इसका, और कोई हेल्थ के लिए बहुत इतना नुकसानदेह नहीं जैसे और चीजें हैं, उनमें अल्कोहल होता है, कुछ होता है तो नुकसान है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। विश्व व्यापार मेला आम लोगों के लिए खुलने के बाद से बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। मेले को लेकर लोगों में उत्साह है। 14 नवंबर से शुरू हुआ मेला 27 नवंबर तक चलेगा। मोहम्मद फातिह टीपू, राज्यसभा टीवी। और सिखों के पहले गुरु नानक देव की जयंती देश भर में आज धूमधाम से मनाई जा रही है। गुरु नानक देव का जन्मदिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस मौके पर देश में जगह जगह प्रभात फेरी निकाली जा रही है और गुरुद्वारों में श्रद्धालु शबद कीर्तन कर रहे हैं। दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में इस मौके पर रोशनी से खास सजावट भी की गई है। खबरों में इतना ही। चलते चलते नजर हेडलाइंस पर। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक, महंगाई समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष, सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार सरकार। वित्त मंत्री ने जीएसटी बिल में बदलाव पर कांग्रेस के साथ बातचीत का रखा प्रस्ताव, सुझावों पर विचार की दी सलाह। कांग्रेस ने कहा चिंताएं वाजिब। लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी को झटका, रतलाम झाबुआ सीट पर कांग्रेस की शानदार जीत। टीआरएस का वारंगल पर कब्जा। विधानसभा की 5 में से 3 सीटों पर बीजेपी का परचम। तुर्की में मार गिराए गए रूसी लड़ाकू विमान पर तकरार तेज, तुर्की के बचाव में खुलकर आया अमेरिका। नाटो ने किया कार्रवाई का समर्थन। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच नागपुर में आज से तीसरा टेस्ट। 4 टेस्ट मैच की सीरीज में 1-0 से आगे है टीम इंडिया।